आपने जो केसरी पार्ट 2 में दिखा था कि शंकरन नायर यहाँ पर जलियांवाला बाग का पूरा केस लड़ते हैं, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मूवी में आपको आधी अधूरी और थोड़ी सी इमेजिनरी स्टोरी दिखाई गई है। आगे वीडियो में हम शंकरन नायर की रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे और इस जलियांवाला बाग को भी पूरा देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में हम आए हैं पंजाब के इस अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहाँ आज से 106 साल पहले ब्रिटिशर्स ने मासूम लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें है ना करीब 1600 से ज्यादा लोग मारे गए। और अभी रिसेंटली उसी के ऊपर केसरी पार्ट 2 भी आया है, जिसमें आपको जो कोर्ट ट्रायल्स दिखाए गए हैं, जो अक्षय कुमार यहाँ पर शंकरन नायर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो कोर्ट में कैसे केस लड़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली हिस्ट्री में है ना वैसी चीजें नहीं हुई थी, वो आपको थोड़ी सी है ना फिक्शन और इमेजिनरी स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन उनकी रियल स्टोरी क्या थी हम उनके बारे में बात करते हैं। वो बॉर्न हुए थे 1857 में केरला में, और उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, और वो देश के है ना टॉप लॉयर्स में से एक थे, और वो है ना ब्रिटिश वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर भी थे, जो कुछ ही इंडियंस को मौका मिलता था, और उनको है ना नाइटहुड का अवार्ड भी मिला हुआ था ब्रिटिशर से। उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आज के टाइम पर जैसे लोगों को भारत रत्न मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे शंकरन नायर इस जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ लड़े थे। तो सबसे पहले शंकरन नायर को है ना जलियांवाला बाग के बारे में पता चला था, तो उन्होंने अपनी वाइसरॉय काउंसिल की मेंबर्स की पोस्ट से है ना रिजाइन कर दिया था, और फिर मैसेकर को लेकर है ना देश भर में इतने प्रोटेस्ट चल रहे थे कि ब्रिटिशर्स को है ना एक कमिटी बिठानी ही पड़ी, जिसको है ना हेड करते थे लॉर्ड विलियम हंटर, और इसीलिए उसको है ना हंटर कमीशन भी कहा जाता था। और उस कमेटी में है ना टोटल 20 मेंबर्स थे, जिसमें से 13 ब्रिटिशर्स थे और 7 इंडियंस थे। और फिर इस कमेटी की है ना काफी हफ्तों तक इंक्वायरीज और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, और फिर लास्ट में है ना कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को दोषी भी पाया था, और उसको है ना उसकी पोजीशन से हटा दिया, और उसको है ना वापस से लंदन भेज दिया था, लेकिन उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। और ये सारी जो हंटर कमीशन की इंक्वायरी हुई थी, इसमें शंकरन नायर का है ना कुछ भी रोल नहीं था। आपको मूवी में जो दिखाया गया था वो थोड़ी सी है ना फिक्शनल स्टोरी दिखाई गई है। फिर शंकरन नायर की जो एंट्री होती है ना वो होती है 1922 में, जब भी उन्होंने है ना गांधी एंड एनआरकी नाम की एक बुक लिखी थी, जहां उन्होंने है ना जलियांवाला बाग और माइकल ऑडवायर का कनेक्शन बताया था। और उन्होंने अपनी बुक में ये भी बताया था कि जलियांवाला बाग में है ना पूरा इसका मास्टरमाइंड जो है ये माइकल ऑडवायर ही था, जो उस टाइम पर पंजाब का गवर्नर थे। और अभी तक तो है ना पूरी दुनिया सिर्फ डायर को यहाँ पर दोषी माना करती थी, लेकिन इस बुक के बाद है ना यहाँ पर लोग माइकल ऑडवायर को भी जानने लगे थे उनके कनेक्शन के बारे में। तो इस बुक को लेकर है ना माइकल ऑडवायर ने डिफेमेशन का केस कर दिया था शंकरन नायर के ऊपर, और उन्होंने ये डिमांड की थी कि वो एक अपॉलॉजी दे या फिर 1000 पाउंड्स की पेनल्टी दे, जो आज के हिसाब से है ना करीब 80 लाख रुपीज होते हैं। तो फिर नायर जी है ना इसको कोर्ट में आगे केस लड़ने का फैसला करते हैं, और फिर यहाँ से है ना शंकरन नायर की कोर्ट में एंट्री होती है। और कोर्ट में भी है ना शंकरन नायर खुद ये केस नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनके लिए उनके वकील ये केस लड़ रहे थे, और उनका नाम था सर वॉल्टर शॉबे, जो कि वो भी एक ब्रिटिशर थे। और ये कोर्ट केस जो था ये लंदन में चल रहा था। और फिर स्टार्टिंग में तो शंकरन नायर के वकील ने शंकरन नायर को काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश जज उनके ऊपर ही सीधा इल्जाम लगाने लगे कि वो ब्रिटिश क्राउन से गद्दारी कर रहे हैं। और जज ने ये भी कहा था कि जो भी चीज जलियांवाला बाग में हुई ये हमें लंदन में बैठकर है ना गलत लगती होगी, लेकिन उस टाइम पर वहां पर आर्मी ऑफिसर्स को जो भी ठीक लगा होगा उन्होंने अपने हिसाब से एक्शन लिया होगा। तो ये बात सोचो कि ब्रिटिश जज ने कही थी कि यहाँ पर जो भी जलियांवाला बाग में चीजें हुई वो सही थी। और ये केस है ना करीब 5.5 हफ्तों तक चलता रहा, जो अपने टाइम का सबसे लंबा चलने वाला सिविल केस था। और इस केस को लेकर है ना मीडिया में काफी चर्चा भी होती थी, और काफी सारे लोग इस हियरिंग में इस केस को सुनने के लिए भी आया करते थे। और जज को देखकर तो ये पक्का पता चल रहा था कि ये केस शंकरन नायर के खिलाफ ही जाने वाला है। लेकिन इस केस के जरिए शंकरन नायर ये जलियांवाला बाग और माइकल ऑडवायर का सच दुनिया के सामने ला पाए थे। शंकरन नायर भी ऐसा क्यों कहते थे, उसके पीछे भी काफी सारे रीजंस है, क्योंकि जो भी चीजें अमृतसर में हुई उसके पीछे डायर अकेला का हाथ नहीं है। क्योंकि आपको तो सिर्फ जलियांवाला बाग के बारे में पता है, जलियांवाला बाग के पहले और उसके बाद में भी काफी सारे अत्याचार हुए थे यहाँ के लोगों के। जलियांवाला बाग के बाद कर्फ्यू के दौरान लोगों को अपने घर में ही जाने के लिए है ना यहाँ पर सड़कों पर रेंग कर जाने के लिए कहा जाता था। और फिर जलियांवाला बाग के 2 दिन बाद ही यहाँ पर पंजाब के गुजरनवाला में है ना यहाँ पर फाइटर जेट से लोगों के ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे, और मशीन गन से फायर भी किया गया था, उसमें भी है ना काफी लोगों की जान गई थी। तो ये सारी चीजें ना डायर खुद अकेला नहीं कर सकता था, इसमें यहाँ पर माइकल ऑडवायर का भी पूरा सपोर्ट था, जिन्होंने ना खुली छूट दे रखी थी यहाँ पर डायर को। और फिर लास्ट में भी जज का यही फैसला आया कि शंकरन नायर ही गलत है। फिर उस जज ने शंकरन नायर से ये भी कहा कि वो चाहे तो दोबारा से केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन शंकरन नायर ने उस वक्त ये कहा कि ये जो ब्रिटिश जज ने अभी फैसला दिया है, दूसरी बार भी ब्रिटिश जज वही सेम फैसला देगा, इसलिए दोबारा से केस फाइल करने का कोई मतलब ही नहीं है। और उन्होंने कभी दोबारा से केस फाइल नहीं किया। और फिर जज ने उनको पनिशमेंट के तौर पर है ना अपॉलॉजी देने को कहा, या फिर 500 पाउंड का फाइन देने के लिए कहा। तो शंकरन नायर ने अपॉलॉजी
अपोलॉजी तो नहीं दी, बल्कि 500 पाउंड का फाइन उन्होंने पे कर दिया, जो आज के मुकाबले है ना करीब 40 लाख रुपीस होते हैं। कुछ ऐसी कहानी रही है शंकरन नायर की। उनका जो हंटर कमीशन बैठी थी उसमें शंकरन नायर का कोई रोल नहीं था, बल्कि उसके 3 साल बाद जब भी गांधी एंड एनआरकी नाम की बुक लिखी तभी शंकरन नायर का यहाँ पर डिफेमेशन का केस चला था, तो उसमें उनका रोल था। हालांकि जो आपको केसरी पार्ट 2 में दिखाया गया है वो थोड़ी सी फिक्शन स्टोरी है और इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन मूवी बहुत अच्छी है और लोगों को एजुकेट भी कर रही है शंकरन नायर के बारे में। तो आपने शंकरन नायर के बारे में तो समझा, अभी हम लोग है ना इस जलियांवाला बाग को देख लेते हैं और ये समझते हैं कि उस दिन पर एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ था। बात है 13 अप्रैल 1919 की। तो उस दिन है ना लोग ब्रिटिशर्स के रॉवलेट एक्ट के खिलाफ यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे और भीड़ है ना करीब 20,000 लोगों की यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। तो जनरल डायर को भी जैसे ये बात पता चली यहाँ पर लोगों के इकट्ठा होने की, तो उसने सबसे पहले एक फाइटर जेट भेजा लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने के लिए, और फिर जनरल डायर भी निकल पड़ा अपने 51 सैनिकों को लेकर जो गुरखा और बलूच रेजिमेंट के थे, जिनको स्पेशली नेपाल और अफगानिस्तान से बुलाया गया था यहाँ पर अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पहले से ही सरदार आर्मी जो मौजूद थी वो लोग है ना अपने लोगों पर कभी वार नहीं करते थे, इसलिए इन लोगों को स्पेशली बुलाया गया था। और वो डायर अपने साथ एक बड़ी सी मशीन गन भी लेकर आया था, लेकिन यहाँ की लेन छोटी होने की वजह से वो मशीन गन को है ना अंदर की तरफ नहीं लेकर आया, इसलिए वो मशीन गन को उसने बाहर ही छोड़ दी और अपने सारे सैनिकों को लेकर वो अंदर घुस गया, जिसमें से 25 सैनिक आगे बैठ गए अपनी पोजीशन लेकर और दूसरे 26 सैनिक पीछे खड़े रहे। और जनरल डायर ने लोगों को कोई भी वार्निंग नहीं दी और डायरेक्ट सैनिकों को फायर करने के लिए कह दिया। तो तभी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट किया, जिससे कि लोगों को है ना गोलियां लगना स्टार्ट हो गई और किसी को पैर में लगी, किसी को सर पर लगी, किसी को पीठ में लगी, और फिर लोग है ना यहाँ वहाँ भागने लगे बचने के लिए। काफी लोग है ना यहाँ की दीवारों पर चढ़ने लगे यहाँ से कूदने के लिए, लेकिन वहाँ भी सैनिक गोलियां चला रहे थे, जिसके निशान है ना हमें आज भी यहाँ की दीवारों पर देखने के लिए मिलते हैं। उस टाइम पर नजारा कुछ ऐसा हो गया था कि लोगों के भागने की वजह से चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी और लोगों को खून ही खून दिखाई दे रहा था और लाशों का ढेर बनता जा रहा था। लेकिन ये सब देखकर भी जनरल डायर को कुछ भी पछतावा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको तो अपना बदला लेना था मरे हुए ब्रिटिशर्स का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और काफी लोगों ने तो यहाँ बने हुए कुएं में ही कूदने लगे, लेकिन वहां भी वो लोग नहीं बच पाए क्योंकि पानी में दम घुटने की वजह से। और जहां जहां लोगों की ज्यादा भीड़ दिखाई देती थी डायर वहां पर फायरिंग करने के लिए कहता था, और गोलियां भी सिर्फ तभी रुकती थी जब सैनिकों को रीलोड करनी होती थी। ये गन फायर है ना 10 मिनट तक चला था, जिसमें 1600 से ज्यादा गोलियां फायर की गई थी, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, क्योंकि एक एक गोली है ना 2-2, 3-3 लोगों को एक साथ में लग रही थी। और फिर 10 मिनट बाद है ना डायर ने फायर को रोकने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास गोलियां खत्म हो रही थी। और फिर तभी डायर उसी रास्ते से बाहर निकल गया और उनकी पूरी सेना है ना वही रास्ते से बाहर निकल गई, और बाहर डायर की जीप खड़ी हुई थी जिसमें डायर बैठ गया और पूरी सेना है ना उसके पीछे मार्च करते हुए चली गई। और जो मारे गए थे उसमें काफी सारे बच्चे, बूढ़े, बड़े, लेडीज और प्रेग्नेंट लेडीज भी थी। और फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने तो ये बताया था कि 200-300 लोग मारे गए, लेकिन इन रियलिटी में है ना करीब 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी नाम ही नहीं आया था। फिर डायर भी यहाँ से निकलने के बाद वो 6:30 बजे अपने कैंप में पहुंचा था, जहां से उसने पूरे शहर की बिजली और पानी भी काट दिया था। और पूरी रात इस जलियांवाला बाग में उसने किसी को भी, डॉक्टर को भी आने नहीं दिया और किसी जान पहचान वाले को अपनी बॉडी भी यहाँ से बाहर नहीं ले जाने दी। फिर रात को 10 बजे जनरल डायर वापस शहर में निकला था ये देखने के लिए कि लोग कर्फ्यू का बराबर पालन कर रहे हैं या नहीं। तो आपने ये बात तो समझी कि उस दिन पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं उस जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले ना अमृतसर में क्या क्या चीजें हो रही थी। तो देखो ब्रिटिशर्स ने ना 1919 में रॉवलेट एक्ट लेकर आए थे, जिसका मतलब ये होता है कि किसी को भी है ना बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और उसकी घर की तलाशी ली जा सकती है। और न्यूज़पेपर और पब्लिक गैदरिंग्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो इसका है ना पूरे देश भर में काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे। और फिर 9 अप्रैल 1919 के दिन, रामनवमी के दिन, हिंदू और मुस्लिम है ना इतने ज्यादा नंबर्स में इकट्ठा हुए थे कि वो देखकर है ना ब्रिटिशर्स डर गए हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को देखकर। और उस प्रोटेस्ट को है ना डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू लीड कर रहे थे। और फिर अगले ही दिन है ना यानी 10 अप्रैल को उन दोनों लीडर्स को है ना अरेस्ट कर लिया। तो ये बात से है ना अमृतसर के लोग काफी यहाँ पर भड़क गए थे। और फिर गांधी जी भी है ना मुंबई से निकल पड़े पंजाब में आने के लिए ट्रेन से, लेकिन उनकी ट्रेन जब दिल्ली से आ गई यहाँ पर पालवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें भी अरेस्ट कर लिया था। और फिर इस बात से है ना पंजाब के लोग और भी भड़क गए और वो लोग है ना करीब 50,000 की भीड़ इकट्ठा हुई और वो लोग ने है ना सिविल लाइन्स पर चले गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सिविल लाइन्स यानी वो जगह जहां पर ब्रिटिशर्स रहा करते थे। और फिर वहां सैनिकों ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर फायर स्टार्ट कर दिया और फिर भीड़ ने भी वापस सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें है ना 3 ब्रिटिशर्स की मौत हो गई थी। तो जो जलियांवाला बाग कांड के पहले जो 3 ब्रिटिशर्स मारे गए थे उसी का बदला डायर को भी लेना था। और फिर ये देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी काफी गुस्सा हो गई थी और उन्होंने है ना अमृतसर में आर्मी को डिप्लॉय कर दिया और जनरल रेजिनाल्ड डायर को लुधियाना से यहाँ पर अमृतसर में शिफ्ट कर दिया ये सारी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। 2 दिन बाद यानी 13 अप्रैल 1919
को बैसाखी का फेस्टिवल था और अमृतसर के लोगों ने ये फैसला किया था कि वो लोग यहाँ पर जलियांवाला बाग में आकर है ना वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और उस टाइम पर सिटी में है ना कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे थे और दोपहर तक करीब है ना 15,000 से ज्यादा की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। और इसमें तो काफी लोग ऐसे ही थे जो बैसाखी के दिन अमृतसर सिटी घूमने आए थे और बैसाखी का मेला देखने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों ने भी जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट की बात सुनी तो वो लोग भी जलियांवाला बाग में ही आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। और फिर इसके बाद तो क्या हुआ उसके बारे में तो हमने पहले ही बात की। अब हम बात करते हैं इस जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद क्या क्या चीजें हुई थी। तो अगले ही दिन है ना लोग यहाँ पर पहुंचने लगे अपनों की लाश ढूंढने के लिए, और फिर जैसे ही लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे और ब्रिटिशर्स ने उनको सिर्फ है ना दोपहर के 2 बजे तक का टाइम दिया था। और फिर धीरे धीरे ये बात है ना पूरे देश भर में फैलने लगी कि यहाँ पर क्या चीज हुई थी, तो उसको लेकर है ना पूरे देश भर में वापस से प्रोटेस्ट होने लगे थे। और फिर फॉरेन मीडिया ने भी है ना इस टॉपिक को काफी ज्यादा कवर किया था और ब्रिटेन में भी है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस चीज का काफी विरोध होने लगा था। और उस टाइम पर पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे माइकल ऑडवायर, जिनको है ना इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे जनरल डायर को ये सारी चीजें यहाँ करने के लिए। और फिर इस चीज का है ना दुनिया भर में प्रोटेस्ट चलते हुए ब्रिटिशर्स को एक कमेटी यहाँ पर बिठानी पड़ी। कमेटी को हेड कर रहे थे लॉर्ड विलियम हंटर, इसलिए इस कमेटी को है ना हंटर कमीशन भी कहा जाता था, जिसमें है ना टोटल 20 मेंबर्स थे, जिसमें से 7 इंडियंस थे और 13 ब्रिटिशर्स थे। फिर काफी हफ्तों तक है ना इसकी स्टेटमेंट्स और इंक्वायरीज चलती रही। कमीशन ने ना अपनी फाइनल रिपोर्ट में यहाँ पर जनरल डायर को दोषी पाया था और उन्होंने उसको कुछ पनिशमेंट नहीं दी थी, बल्कि उसको सिर्फ अपनी पोजीशन से हटा दिया और उसको वापस लंदन भेज दिया गया था। और उसी कमीशन ने ना माइकल ऑडवायर को, जो पंजाब के गवर्नर थे, उसको भी यहाँ पर दोषी पाया था, और लेकिन उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था, सिर्फ उनको अपनी पोजीशन से हटा दिया गया और फिर उनको भी लंदन भेज दिया गया था। जनरल डायर जो था उसकी 1928 में है ना ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो गई थी, और जो माइकल ऑडवायर था उसकी भी हत्या कर दी थी 1940 में। सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर उनको है ना एक सेशन में गोली मार दी थी, और वैसे जाकर है ना यहाँ पर जलियांवाला बाग का बदला उन्होंने लिया था। अगली वीडियो में मैं आपको उन चीजों के बारे में बताने वाला हूँ कि केसरी पार्ट 2 मूवी में कैसे आपको चीजें थोड़ी मैनिपुलेशन की गई थी, कैसी आपको फिक्शनल स्टोरी वहां पर दिखाई गई थी। तो वो सारी चीजें ना जो केसरी मूवी में दिखाई गई थी वैसे कोर्ट ट्रायल्स है ना रियलिटी में नहीं हुए थे, तो उसके बारे में डिटेल में ना हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बस अभी हम है ना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye. आपने जो केसरी पार्ट 2 में दिखा था कि शंकरन नायर यहाँ पर जलियांवाला बाग का पूरा केस लड़ते हैं, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मूवी में आपको आधी अधूरी और थोड़ी सी इमेजिनरी स्टोरी दिखाई गई है। आगे वीडियो में हम शंकरन नायर की रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे और इस जलियांवाला बाग को भी पूरा देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था।